गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई दो छोटी छोटी कविताओं का भावार्थ बता रही हूँ, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी ठीक से हो जाएगी और प्रश्न उत्तर भी क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिवार मूलतः उन्नाव जिले का रहने वाला था, और लेकिन निराला का जन्म, क्योंकि उनके पेरेंट्स उस समय बंगाल में थे, महिषादल बंगाल में हुआ था, तो उन्होंने पढ़ाई तो 9वीं तक महिषादल में की, लेकिन स्वाध्याय से घर पर ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी का ज्ञान अर्जित किया। वो संगीत और दर्शन शास्त्र में भी रुचि रखते थे बच्चों। ठीक है। निराला का जो जीवन था वो दुखों से और संघर्षों से भरा हुआ था। अपने लोगों के निधन ने, आत्मीय लोगों के निधन ने उनके जीवन को इस चेतना से भर दिया, दुख से भर दिया, कि उनकी रचनाएं जो थी उनमें करुणा और प्रकृति के प्रति प्रेम का भाव दर्शित होने लगा। तो प्रकृति उनका महत्वपूर्ण विषय है। प्रकृति के माध्यम से वो संसार के लिए भी संदेश देते हैं। बेटा, वो छायावादी काल के कवि हैं। छायावाद का एक उद्देश्य है कि एक अर्थ सामने दिखाई देता है जो शब्दों का अर्थ होता है, और एक अर्थ छिपा हुआ अर्थ होता है। तो हम उत्साह कविता का जो पाठ प्रवेश है उसको पढ़ते हैं कि यह एक आह्वान गीत है। बच्चों, इसमें बादलों की बात की गई है, लेकिन बादलों के माध्यम से लोगों के लिए संदेश है, कवि के लिए संदेश है कि कवि ऐसी रचनाएं करे जो बादल की तरह नवजीवन का संदेश दे। जैसे हम लोग गर्मी में परेशान हो जाते हैं ना, बादलों का आगमन हमें क्या देता है? शीतलता का संदेश देता है, या परिवर्तन का संदेश देता है, क्रांति का संदेश देता है। तो वैसे ही कवियों से कह रहे हैं कि वो अपनी कविता की रचना इस तरह से करें कि संसार को चेतना मिले और संसार में क्रांति का संदेश आए, संसार में परिवर्तन हो। ठीक है। तो इस तरह से वो केवल कोमल कविता रचने को नहीं कहते हैं, बल्कि क्रांति के लिए उत्साह भरी कविता रचने को कहते हैं। और इस बात को कैसे कहते हैं? वो बादलों के माध्यम से कहते हैं। ठीक है। तो बादल को उन्होंने क्या माना है? प्रतीकात्मक माना है, कि जैसे बादल के आने पर संसार में सुख का संदेश आता है या मौसम के परिवर्तन का संदेश आता है, वैसे ही कवि की कविता से भी परिवर्तन का संदेश मिलना चाहिए। ठीक है। आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा भी कि उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का मतलब क्या है? जिसमें लोगों को क्या दिया जाता है? संदेश दिया जाता है। अगर आप इसे ऊपरी तौर पर पढ़ेंगे तो लगेगा बादल और बारिश का वर्णन हुआ है। नहीं, केवल ऋतु का वर्णन नहीं है, उसके माध्यम से मानव को संदेश भी दिया गया है। ठीक है। और दूसरी कविता है बच्चों, अट नहीं रही है, जिसमें यह कविता छोटी सी कविता है, लेकिन ये फाल्गुन जिसका तत्सम शब्द है, हिंदी महीने का नाम है, उसकी सुंदरता को प्रकट करती है। और उसकी सुंदरता के माध्यम से ये बताती है कि फाल्गुन अन्य ऋतुओं से किस तरह अलग है और उसमें क्या क्या सौंदर्य है। ठीक है। तो कवि के शब्द जो हैं तद्भव बहुत कम होते हैं, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, और कवि फाल्गुन मास की, महीने की सुंदरता को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। फाल्गुन महीना का महीना बच्चों होली के आसपास होता है, जो वसंत ऋतु में आता है। अब वसंत ऋतु और फाल्गुन का महीना सब महीनों से अलग क्यों है? इसलिए अलग है कि उस महीने में प्रकृति का सौंदर्य देखने लायक होता है। न मौसम न ठंडा होता है न गर्म होता है, शीत ऋतु का अंत होता है, और आगे आकर ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो ये संधि काल है वसंत ऋतु। इसमें मौसम बहुत सुहावना होता है, पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, पुष्प खिलते हैं, सरसों के पुष्प खिले होते हैं, फसलें तैयार होती हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, कोयल कूकती है, पक्षी मस्त होते हैं। तो इस तरह से ये ऋतु या ये महीना अन्य ऋतुओं से क्या है? अलग है। ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कविता। पहली कविता है बच्चों उत्साह, जिसमें बादलों को संबोधित किया गया है, और बादलों के माध्यम से कवि को ये संबोधित किया गया है, ये बताया गया है कि वो अपनी कविता से ऐसे संदेश दे कि लोगों में क्रांति का संचार हो, परिवर्तन का संचार हो, उनके जीवन के दुख
दूर। बादल गरजो, ठीक है। बादल गरजो का मतलब है बादलों से कहा जा रहा है कि अगर वो बारिश करते हैं तो चुपचाप बारिश न करें, वो आवाज़ के साथ गरजते हुए बारिश करें ताकि दुनिया को एहसास हो जाए कि बादल आ गए हैं, अब मौसम परिवर्तित होने वाला है। तो इसके माध्यम से कवि से क्या कहा गया है कि वो ऐसी कविता करें, चुपचाप न करें कविता, उस कविता की जो हनक है, जो ध्वनि है, वो सारे संसार में सुनाई दे। तो हर जगह आप देखिएगा जो बादल से कहा जा रहा है वो प्रकारांतर से किससे कहा जा रहा है, कवि से कहा जा रहा है कि वो ऐसी कविता का सृजन करे जिससे संसार में शीतलता का संचार हो, क्रांति का संचार हो, परिवर्तन का संचार हो। तो देखो कैसे कहा जा रहा है, घेर घेर घोर गगन, सारे आकाश को घेर लो, इतने बड़े आकाश में छा जाओ, एक भी जगह ऐसी न रहे जहाँ तुम न पहुँचो। कवि की वाणी से क्या है कि वो सारे संसार में छा जाए, इस तरह की वाणी हो कि सारे संसार में छा जाए। धारा धर ओ, ध्यान दीजिएगा, धारा धर, धाराओं को धारण करने वाला, यानी कि बारिश की धाराओं को धारण करने वाला कौन है, बादल है। तो धाराधर किसके लिए संबोधन है, बादलों के लिए। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित सुंदर सुंदर काले रंग के घुंघराले, यूँ छल्ले की तरह घूमे हुए, जो बच्चे के घुंघराले बालों की तरह घूमे हुए बादल हैं। हे बादलों, तुम बहुत सुंदर हो, तुम काले हो, घुंघराले बालों की तरह हो, और तुम सारे आकाश को क्या कर लो, घेर लो। हे बादल, इसमें बादल किसको संबोधित क्या कहकर संबोधित किया गया है, धारा धर ओ, धाराओं को धरने वाला अर्थात बादल, ठीक है, बादल को संबोधित किया गया है। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, जैसे बच्चे की कल्पनाएं होती हैं जो हर पल बदलती हैं। जिस प्रकार से बच्चे की कल्पनाएं हर पल में बदलती हैं, उसी प्रकार से बादलों का स्वरूप भी हर पल में बदलता है। कभी आप ध्यान से आकाश में देखिएगा, बादल इतने रूप धारण करता है। बचपन में बच्चों जब हम बादलों को देखते थे, मैं आज भी देखती हूँ तो लगता है कभी हाथी बन गया है, कभी छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, कभी बादल हवा से तेज़ रफ्तार से जाते हैं तो लगता है कोई दौड़ रहा है, और उसमें तरह तरह की आकृतियाँ बनती हैं। तो कहा गया है तुम्हारा स्वरूप कैसा है, बच्चों की कल्पना के समान परिवर्तित होने वाला है। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि उर्मे, तुम बालक की कल्पनाओं की तरह स्वरूप बदलने वाले हो, कोमल हो, लेकिन तुम्हारे मन में बिजली की शक्ति छिपी हुई है। आपने देखा होगा कि मुलायम बादल, पानी बरसाने बादल कभी कभी बिजली की कड़कती आवाज़ से भी भरे रहते हैं। तो कवि से क्या कहा गया है, तुम्हारी कविता भले ही देखने में कोमल हो, लेकिन उसमें ऐसा संदेश होना चाहिए जो बिजली की आवाज़ की तरह लोगों में क्या कर दे, चेतना पैदा कर दे। कवि नवजीवन वाले, हे कवि, हे बादल, तुम नवजीवन देने वाले हो, उसी तरह से हे कवि तुम संसार को क्या प्रदान करने वाले हो, नवजीवन प्रदान करने वाले हो। जो लोग निराश हो गए हैं, जो लोग हताश हैं, जो लोग चुपचाप बैठ गए हैं, दुख में पड़े हैं, उनमें तुम क्या कर सकते हो, नवजीवन का संचार कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्मी में परेशान लोगों में बादल नवजीवन का क्या करता है, संचार करता है। वज्र छिपा नूतन कविता, और तुम्हारे अंदर वज्र की शक्ति छिपी हुई है। वज्र होता है बच्चों तेज बिजली से, कड़क की आवाज़ से कुछ भी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। वैसे ही बादल के हृदय में भी क्या छिपा है, वज्र छिपा है। आपने देखा होगा कभी कभी वज्र क्या है, वज्र कहा जाता है दधीची की अस्थियों से बने हुए अस्त्र शस्त्र को, शायद अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र होते हैं जो हाथ से मारने वाले हथियार होते हैं, और शस्त्र होते हैं जिन्हें फेंक कर मारे जाते हैं। तो ये अस्त्र है, ठीक है। तो वज्र छिपा तुम्हारे अंदर, बादलों के अंदर विद्युत की शक्ति, शक्तिशाली ताकत छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, उसी तरह कवि की कविता भी दिखने में कोमल है, लेकिन उसमें बिजली की सी शक्ति छिपी हुई है। वो संसार में क्या ला सकती है, क्रांति ला सकती है।
तो ऐसी कविताएं लिख दो, या बादल से कहा जा रहा है कि तुम इस संसार में लोगों के मन में क्या ले आओ, चेतना ले आओ। दोनों कविताएं समानांतर चलेंगी बच्चों, दोनों अर्थ। अगर आपसे कहा जाए कि इस कविता के माध्यम से किसे संदेश दिया गया है, तो कवि को संदेश दिया गया है, तुम कैसी कविता रचो जो मानव जीवन में उत्साह का संचार करे। बादल गरजो, हे बादल गरजो, आवाज करो, चुपचाप मत रहो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, तो विकल विकल परेशान, व्यथित, उन्मन अनमने से थे, अनमने से थे। दो बार कहने का मतलब है उस बात को, उस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करना बच्चों, ठीक है। तो संसार के लोग बहुत परेशान थे, अनमने से थे, किसकी वजह से? गर्मी की वजह से। और जिस समय निराला ने ये कविता लिखी है उस समय भारत परतंत्र था बच्चों। तो भारत किसकी वजह से परेशान था? अपनी गुलामी की वजह से। विश्व के निदाघ के सकल जन, सारे विश्व में निदाघ गर्मी के कारण सारे लोग क्या हैं? परेशान हैं, व्यथित हैं, अनमने से हैं, उनका मन नहीं लग रहा किसी काम में। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी किसी अज्ञात दिशा से, हमें दिशा पता ही नहीं है, बादल कहाँ से आ गए। अनंत के घन, आकाश में फैले हुए अनंत के, पता नहीं कहाँ जन्म लेते हैं वो बादल, आकाश में क्या हो गए? छा गए। अनंत के घन जिनका अंत नहीं है, जो हमेशा रहते हैं, ठीक है, ऐसे बादल आ गए। तप्त धरा, उनके आते ही, उनके बरसते ही यह धरती क्या हो गई? तृप्त हो। तप्त धरा, अब तक परेशान थी, बहुत परेशान थी, जल से फिर शीतल कर दो। ऐसी तपती हुई धरा को, ऐसी परेशान धरा को जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तुम पानी प्रदान करके, बारिश करके, वर्षा करके शीतल कर दो, और बादल चुपचाप मत बरसो। कैसे बरसो? गरज कर बरसो। तो कवि से क्या कहा है कि जिस समय विश्व सारा परेशान है, किसी भी परेशानी से जूझता है, तो तुम अपनी सुंदर सी कविता लिखकर, अपने शब्दों से सुंदर सी कविता लिखकर उन दुखी लोगों के जीवन में कोमलता का संदेश दो, जैसे उनके जीवन में शीतलता ला दो, जैसे बादल क्या लाता है? शीतलता लाता है। तो हे कवि, चुपचाप कविता मत करो, उसमें क्रांति की गर्जना हो, जिससे संसार क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, या संसार में क्रांति आ जाए। तो मूलतः बच्चों इस कविता के द्वारा बात बादल की गई है, और कवि को क्या दिया गया है? ऐसी कविता रचने के लिए कहा गया है जो दुनिया में क्या ला सके? क्रांति या परिवर्तन ला सके। क्लियर? देन अगली कविता है छोटी सी बच्चों, आप देखिए, लेकिन अर्थ कितना है। अट नहीं रही है, ठीक है। अट नहीं रही का मतलब है, अटना बच्चों एक ऐसा शब्द है, जैसे मान लीजिए मैं आटा लाऊं, ठीक है, एक ड्रम में उसे खाली करना है, तो अगर ड्रम भर गया, मैंने दबा दबा के भर दिया, और फिर मैं कहूँगी कि ये आटा इसमें अट नहीं रहा है, समा नहीं रहा है, अब नहीं आ पाएगा। आप कोई बैग ले गए हैं, आपने बहुत सारा सामान लिया, तो कुछ सामान ऐसा है जो इस बैग में अट नहीं पाएगा या समा नहीं पाएगा। तो अट नहीं रही का मतलब है कोई ऐसी वस्तु है जिसमें कोई भाव समा नहीं पा रहा है, यानी कि वसंत ऋतु या फाल्गुन के महीने में इतनी सुंदरता है कि वो सुंदरता फाल्गुन के शरीर के अंदर नहीं समा पा रही है, उससे बाहर की तरफ क्या हो जा रही है? फूट जा रही है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, सूर्य में इतनी ऊष्मा है, इतनी एनर्जी है कि सूर्य के अंदर नहीं समा पाती, वो कहाँ फूट जाती है? बाहर की तरफ फूट जाती है। अब आप देखिए, एक हमने कोई पैन रखा है गैस के ऊपर, जब तक वो कम गर्म होगा तो वो एनर्जी क्या होगी? उसके अंदर ही रहेगी, उसके आसपास रहेगी, लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा गर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी? बाहर की तरफ फूटने लगेगी, ऊष्मा बाहर की तरफ फूटने लगेगी। तो बिल्कुल वैसा ही भाव है कि फाल्गुन का महीना प्राकृतिक सौंदर्य से इतना भरा पड़ा है कि ये प्राकृतिक सौंदर्य उसके महीने में नहीं समा पा रहा है, बल्कि बाहर लोगों को दिखाई दे रहा है, फूट रहा है। तो मानवीकरण किया गया है कविता में किसका? फाल्गुन के महीने का, वसंत ऋतु का। फाल्गुन का महीना कब आता है? वसंत ऋतु में आता है।
वसंत ऋतु कैसी होती है? नई नई कलियों को लाने वाली, पत्तों से डालों के भरने वाली, फूलों के होने वाली, फसलों को खिलने वाली, सरसों पीली सरसों खिल जाती है, गेहूं के खेत हरे भरे गेहूं की बालियों से लदे होते हैं, सब्जियां होती हैं, बहुत सुंदर मौसम है बच्चों। न गर्मी होती है न सर्दी होती है। तो अब पढ़िए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। ऐसे बात की गई है जैसे किसी मानव का वर्णन किया जा रहा हो। अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है आभा फागुन की तन। जो फाल्गुन की आभा सुंदरता है, उसकी चमक है, उसका सौंदर्य है, वो उसके शरीर में सट नहीं रही है, उसके अंदर समा नहीं पा रहा है। तो कैसे हो जा रहा है? वो बाहर फूट पड़ रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, तो कहीं तुम्हारी सुगंध, जब किसी चीज़ की सुगंध आती है, जैसे पुष्प खिलते हैं, नए नए पौधे आते हैं, फसलों की सौंधी जो सुगंध है फसलों की, और जो विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हैं उसकी सुगंध है, पत्ते आए हैं उनकी सुगंध है, परिमल है, आम के बौर हैं उनकी सुगंध है। तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि तुम उनके रूप में क्या ले रहे हो? सांस ले रहे हो, सुगंधित सांस छोड़ रहे हो, घर घर भर देते हो, और उस सांस से तुम प्रत्येक मानव के घर को भर देते हो। मतलब वो सुगंध मानव के घर तक पहुंच जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और ये सौंदर्य तुम्हारा, ये सुगंध केवल धरती में ही नहीं समाती, बल्कि वातावरण में आकाश की ओर भी क्या है, चली जाती है, उड़ जाती है, पर कर देते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे सौंदर्य को पर लग गए हैं, जो आसमान में भी अपने सौंदर्य को क्या कर रहा है, अपनी सुगंध को फैला रहा है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सौंदर्य को देखता है, कवि कह रहे हैं, जब मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखता हूँ तो मैं उस सुंदरता से आँख नहीं हटा पाता हूँ। क्या मतलब है? कि मैं लगातार निर्निमेष अपलक उस सौंदर्य को देखते रह जाता हूँ, मेरी आँख उस सौंदर्य से हटती नहीं है। इतने सुंदर पुष्प हैं, इतने सुंदर पत्ते हैं कि मैं उस प्रकृति के सौंदर्य से अपने को हटा नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल, हो क्या रहा है? कहीं डालियाँ पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरी हो गई हैं पत्तियाँ, और कहीं अभी अपनी मूल अवस्था में है। जो पत्तियाँ प्रारंभ में आती हैं वो कैसी होती हैं? थोड़ा लाल लाल भी होती हैं, और कहीं वृक्षों की पत्तियाँ लाल भी होती हैं, कहीं क्या होती हैं, हरी होती हैं। तो ऐसे पत्तों से पेड़ की डालियाँ भरी पड़ी हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं पौधों के गले में सुगंधित पुष्पों की माला पड़ी है। मतलब किसी किसी पौधे में इतने सुंदर फूल आए हुए हैं जो सुगंध दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ ने पुष्पों की क्या पहनी है? माला पहनी है। मतलब पेड़ फूलों से भरे हुए हैं। मंद गंध पुष्पमाल, मंद माने धीमी धीमी, गंध सुगंध, पुष्पमाल पुष्पों की माला, उर माने हृदय। ठीक है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। एक एक पत्ते में, एक एक हिस्से में ऐसी शोभा श्री, इतना सौंदर्य भरा हुआ है कि वो सौंदर्य आँखों से हट नहीं पा रहा है। मतलब उस सौंदर्य से हम आँखें हटा नहीं पा रहे हैं। जगह जगह पाट पाट, हर स्थान पर, एक एक स्थान पर, पाट पाट मतलब जगह जगह पर जो सौंदर्य है हर वस्तु का, प्रकृति का हर वस्तु का, वो पट नहीं रही है। मतलब तुम्हारे शरीर में समा नहीं पा रही है। तुम्हारी आभा, तुम्हारी जो चमक है वो सब जगह फैल रही है। तो इसमें बच्चों ऐसे कोई संदेश नहीं है, बस वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है और मनुष्य उसे किस दृष्टि से देखता है। तो निराला खुद भी फाल्गुन के सौंदर्य में डूब गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हीं में वो स्वयं भी वसंत ऋतु बन गए हैं, और वसंत ऋतु की आभा उन्हीं में क्या हो गई है? समा गई है। तो ऐसी आभा समा गई है जिसे शब्दों से अलग नहीं किया जा सकता, न फाल्गुन के महीने से अलग किया जा सकता है। मतलब फाल्गुन की ऋतु और सौंदर्य एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं? मिलजुल गए हैं।
तो छोटी सी कविता है, लेकिन प्रश्नोत्तर आपके इसमें भी आएंगे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि प्रश्नोत्तर मैं भेज रही हूँ, लेकिन प्रश्नोत्तर को मैंने जो आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, चेंज भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने 2 कविताओं का अर्थ जाना। मुझे लगता है अब इसमें कवि का उद्देश्य, कवि क्या कहना चाहता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, हम अपनी कविता को यहीं पर समाप्त करते हैं। एग्ज़ाम के लिए पढ़िएगा बेटा। देन थैंक यू क्लास।